हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सोचो आप एक दिन सुबह उठ रहे हो और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इमेजिन करो कितना भयानक सा सीन होगा वो, कितना डर जाओगे आप। सो इसीलिए ह्यूमन आई इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स, दैट इज योर ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो रंगीन दुनिया है, ये जो हसीन दुनिया है, इस दुनिया को देखने के लिए जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है हमारी आंखें। इस आंखों के अंदर जो इमेज बनती है उसी से हम दुनिया देख रहे हैं। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए आंखें इंपॉर्टेंट है। सो आपको इस चैप्टर को बहुत ही कंप्लीटली, बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में फिक्स है, वो आएंगे ही आएंगे। तो अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए आज का जो वीडियो होने वाला है वो वन शॉट है, और इस वीडियो के अंदर हम वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का होने वाला है। सो चलिए टाइम को वगैरह वेस्ट किए, विल स्टार्ट अवर लेक्चर। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। तो सबसे पहले चीज बच्चों कि हमें जो समझना है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों सबसे पहले हमें ह्यूमन आई के बारे में समझना है, ठीक है। ह्यूमन आई क्या होता है, ठीक। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें और हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ह्यूमन आई देखेंगे क्या होता है, फिर डिफेक्ट क्या क्या है ह्यूमन आई के अंदर, वे कौन कौन सी बीमारियां, जैसे कि मायोपिया है, प्रेसबायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, वो होता क्या है, कैसे उसको ठीक करेंगे। तीसरा है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। भाई प्रिज्म क्या होता है, किस चीज को प्रिज्म कहते हैं, और उसमें जब लाइट जाती है तो क्या क्या होता है। फिर डिस्पर्जन हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, रेनबो फॉर्मेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये पांचों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके उस चैप्टर के अंदर कंप्लीट यही चीजें हैं। तो इसको हमें कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस कर लेना है। बट साथ ही साथ हम बहुत ही मोस्ट आईएमपी हम क्वेश्चंस भी क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं PYQs के। एज यू नो कि मैं हमेशा PYQs या वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस यहाँ बोर्ड्स पे करवाता हूँ, वीडियो लेक्चर्स में करवाता हूँ, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 22 में आए हों, 23 में आए हों, 24 में आए हों। तो इसीलिए बच्चों इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखें और सेल्फ प्रिपेयर नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी जब आप पढ़ते हो, अपने एग्जाम ड्यूरेशन में पढ़ते हो या अपने मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ते हो, या कभी भी आप जब पढ़ते हो, तो आपको एक बार उस नोट्स को रिवाइज करने से काम बन जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये ह्यूमन आई किसको कहते हैं, कि भाई ह्यूमन आई होता क्या है। सो बच्चों ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई जो होता है, इट इज ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट बाय ह्यूमन बींग्स। कि भाई हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हमें चीज़ों को देखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, जैसे भाई ये सामने कैमरा लगा है, स्टैंड है, फैन है, AC है, लाइट्स हैं, तो अगर हमें इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मैं क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखें वर्क कर रही हैं, मेरी आंखें काम कर रही हैं, इसलिए मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज लाइक अ कैमरा विच हैज अ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम। अब क्या है ये कि हमारी जो ह्यूमन आई है बच्चों, वो क्या है, एक कैमरा जैसा होता है। कैसा होता है, एक कैमरा जैसा होता है, जो मोमेंट को कैप्चर करता है, ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन उसको समझता है, अच्छा हाँ ये चीज़ें है, ये फोटो है, इसका नाम ये है, इस लड़की का नाम ये है, इस लड़की का नाम ये है। भाई आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, आपको दिख रहा है, अच्छा ये देखो मैंने ताजमहल बचपन में पढ़ा था, तो ये ताजमहल ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो ताजमहल का पिक्चर जो आपने बुक्स में देखा था, जो अपने फोन में देखा था, जो आपने लैपटॉप में देखा था, वो कहाँ जाके दिमाग में स्टोर्ड हो चुका है। इसलिए जब भी आप रियल में उसको देखते हो तो आपको लगता है, अच्छा हाँ ये वाली चीज ये है। थर्ड वन है, द ह्यूमन आई पार्ट इज रफली स्फेरिकल इन शेप विथ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 मीटर। तो जो हमारी आंखें हैं उसकी डायमीटर ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी, 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीजें। और रफली स्फेरिकल है, किसी ने ऐसे तो निकाल के देखा नहीं है, बट वो प्रॉपर स्फेयर नहीं है, कुछ इस तरह का है, मतलब ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरह का स्फेयर होता है। फिर उसके बाद क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके पास कौन सा लेंस है, हमारे आपके पास कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, पता है ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डाल दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप ये वाला चैप्टर एक बार पढ़ लेना ताकि और मजा आ जाए, ठीक है। Hence, human lens are living organism contrary to the simple optical lenses. तो नॉर्मल लेंसेज के कंपेयर में ये डिफरेंट क्वालिटी के लेंसेज होते हैं और इसके पास बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम नेचुरल लेंसेज। क्लियर हो गया दो तीन बातें।
सबसे पहले तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है रफली स्फेरिकल होता है, इसका डायमीटर ये होता है, और ये कैसा लेंस होता है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो हमारे पास फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब देखो एग्जाम में बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, अब ये देखो दिखाई देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में ये आता ही आता है। ठीक है, देखो कि सबसे पहले क्या है, आई बॉल। उसके पहले आप डायग्राम देखो, डायग्राम आपको दिख रहा है ये, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखते हैं पहले पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं आप देखो। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। देखो यहाँ ये लगा है ना, ये लेंस है जो मैं लेंस की बात कर रहा था। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। फिर ये एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, रेटिना और सिलेरी मसल्स। तो मोटा मोटा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, होते तो बहुत कुछ है क्योंकि हम 12th में पढ़ते हैं उसको, लेकिन अभी 10th लेवल पे 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ इतने ही पार्ट्स लर्न रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल 8 पार्ट आप लर्न रख लोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा और सुपर मार्क्स मिलेंगे, सुपर। ठीक है, नॉर्मल मार्क्स नहीं, सुपर मार्क्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आई बॉल की। आई बॉल क्या है? ठीक है, देखो द शेप ऑफ आई बॉल इज स्फेरिकल एंड द आई इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल बिकॉज ऑफ आई बॉल। यानी कि जो हमारी आंखें गोल हैं, जो हमारी आंखें गोल हैं, स्फेरिकल हैं, वो क्यों हैं? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आई बॉल। आई बॉल की वजह से ही क्या है, हमारी आंखें गोल है। ठीक है, इसका डायमीटर अभी मैंने आपको बताया था कितना था, 2.3 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर है इसका बच्चों? 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अभी आते हैं कॉर्निया के ऊपर। भाई कॉर्निया क्या है? देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, देखो कॉर्निया दिख रहा है आपको, जो सबसे पहला लेयर है, जो सबसे फर्स्ट लेयर है, दैट इज योर कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट आंखों में जा रहा है, किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू आंखों के अंदर एंटर कर रहा है। फिर क्या? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हैपेंस हियर। मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है बच्चों यहाँ होता है। अब समझो रिफ्रैक्शन क्या है, याद है आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों कि जब लाइट, जैसे मान लो ये एक मीडियम है, लाइट यहाँ से गई और टकरा के अंदर चली गई, इंसर्ट कर गई, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्शन प्रोसेस। तो जो क्योंकि हमें चीज़ें क्यों दिखती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है वो यहाँ पे जाकर हो जाता है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट अस आवर लेंस फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एक्सेट्रा। तो हमारे जर्म से, ठीक है, और जो धूल मिट्टी उड़ रही है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, धूल मिट्टी उड़ रही है और आपकी आंखों के अंदर जा सकता है क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर चीज़ें चली गई, पार्टिकल चला गया, तो क्या होगा? हमारी आंखें बिगड़ सकती है, आपको खुजली हो सकती है, ईचिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमें क्या करता है? उससे भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? कॉर्निया करता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आता है आपका, फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन आई का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज प्यूपिल, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलेरी मसल्स और रेटिना। देखते हैं बारी बारी से इन सबको भी। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल क्या होता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यानी कितना कम या कितना ज्यादा, ठीक है, कितना कम और कितना ज्यादा लाइट अंदर जाएगी। ठीक है, मान लो आप देख रहे हो, जैसे अप्रोच करो, ये मेरे सामने एक दीवार है, या आपके घर, आप जब वीडियो देख रहे हो मान लो तो आपके घर के बाजू एक दीवार है। इस दीवार के आर पर आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लाइट वहां से जो आ रही है वो एंटर नहीं हो पा रही आपके आंखों के अंदर। सिंपल है। तो लाइट का मतलब समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इमेज बनाता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इमेज बनाता है तो क्यों बनाता है बच्चों? जब उस लाइट आएगा, कोई लाइट गया, उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, हमारी आंखों के अंदर गया, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर जाके इमेज बनती है। समझ में आई तीनों प्रोसेस? लाइट जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होगा, हमारी आंखों के अंदर जाएगा और फिर इमेज फॉर्म करेगा। तो जो प्यूपिल में क्या है, प्यूपिल क्या कर रहा है? रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कि कितना लाइट जाना चाहिए। जैसे मान लो मैं नजदीकी चीज देख रहा हूँ नॉर्मली, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, दूर चीज देखो मैं ध्यान लगाऊंगा तो ध्यान, और दूर की चीजें हो तो हमें और दिमाग लगाना पड़ता है और ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये साइज, जो प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा कर रहा है कौन? मतलब ये लाइट कितना जाएगा उसकी जो अमाउंट डिसाइड कर रहा है, कौन कर रहा है? ये प्यूपिल कर रहा है। ठीक है, फिर कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अभी आइरिस भाई कौन है? आइरिस भाई हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको? प्यूपिल को। हे प्यूपिल तुम छोटे हो जाओगे, मैं बताऊंगा कैसे होना है। समझ में आ रही बात? कि प्यूपिल को क्या करना है, प्यूपिल कब छोटा होगा, प्यूपिल कब बड़ा होगा, वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है आइरिस। क्लियर है? फिर आता है आपका क्रिस्टलाइन लेंसेज, जो कि नेचुरल लेंस है, जो कि कैसा होता है, किस नेचर का है? कॉन्वेक्स लेंस है। पता है आपने, अभी मैंने आपको बताया कौन सा लेंस होता है बेटा? कॉन्वेक्स। बोलो याद रहेगा, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद सिलेरी मसल्स।
अभी ये काफी इंपॉर्टेंट क्या है, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू सम एक्सटेंड। अब सिलेरी मसल का काम क्या है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है, कि क्या करना, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। देखो इमेजिन करो कि आप लेके पढ़ रहे हो, किताब लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, अचानक लाइट चली जाए, जस्ट वैनिश हो जाए, बिल्कुल लाइट गायब, पावर ऑफ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आप तुरंत जब आजू बाजू जैसे देखोगे ना, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद जब आप आंखें ऐसे करके देख रहे हो, तब आपको चीज़ें धीरे धीरे दिखाई देने लगी। पता है क्यों? क्योंकि तब तक उतने टाइम में हमारा जो फोकल लेंथ था आंखों का, वो क्या हो रहा था, सेटअप हो रहा था। पहले जब लाइट था तो क्या हुआ, चीज़ें आराम से दिख रही थी, लेकिन जब जैसे लाइट चला गया, अंधेरा हो गया, तभी क्या हो गया, आंखों को पता चल गया अंधेरा हो गया। अब क्या करेगा, वो फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ें प्रॉपर्ली दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेटिना की। रेटिना क्या है, इट बिहेव एज अ स्क्रीन। अब आपको पता होना चाहिए, अगर कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो इमेज बनती कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज ऐसे है भाई, इधर जाएगी लाइट, यहाँ पे क्या है, स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगा, तो स्क्रीन बहुत जरूरी है, इसी स्क्रीन को बोलते हैं इस यहाँ पे रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रेटिना कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है, समझ में आ गई बात है। चलिए अब थोड़ा बहुत और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑप्टिक नर्व। अभी क्या है हमारे पास, ऑप्टिक नर्व है, सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। अब देखो चीजें आपने देख तो ली, आपका जैसे सपोज करो सामने कैमरा लगा है, ये कैमरा मेरे आंखों के अंदर जा रहा है, ठीक है, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कैमरा मेरे आंखों के अंदर जा रहा है। क्लियर है। अंदर जाने के बाद जो इमेज बन रही है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इमेज एक स्क्रीन के ऊपर बन जा रही है। अब उसको समझेगा कौन, कैसे पता चल रहा है मुझे इसका नाम कैमरा है, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पे क्या है, इसका एक नाम स्टोर्ड है ऑलरेडी, कि भाई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम है कैमरा। तो क्या होगा, मेरा स्क्रीन को जब रीड करेगा हमारा कौन, ब्रेन, जब स्क्रीन को जब ब्रेन रीड करेगा तो क्या होगा कि हम पता चलेगा अच्छा इसका नाम कैमरा है। सर इमेजिन करो, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, दोस्तिन, ठीक है, तो दोस्त है या दोस्तिन है, कोई भी है, तो क्या करोगे, जब आप उसको देखते हो, ठीक है, तो आपको उसका नाम याद है। पता है क्यों, क्योंकि उस चेहरे का नाम आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी फीड है, ठीक है, ऑलरेडी फीड है। और जब वो फीड है तो क्या होगा कि जैसे आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिमाग में जब लाइट रे जाएगी, मतलब इमेज बनेगा, बेसिकली इंपल्सेस होते हैं, तो जब इमेज बनेगा और उसको जब प्रिडिक्ट करेगा, जब समझेगा, तो क्या बताएगा, अच्छा इसका नाम ये है। और दूसरी एग्जाम्पल में आप इमेजिन करो कि आप किसी ऐसे से मिलते हो जिसका नाम आपको पता नहीं है, क्या आप उसको पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। क्यों हो रहा है, क्यों है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो रीड ही नहीं कर पा रहा है, इमेज उससे तक पहुंच तो रही है लेकिन उसको रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और जो कोमा में बीमारियां होती हैं, वो बोलते हैं ना, जब बंदा कोमा में चला गया, क्या हो रहा है उसके अंदर, उसमें जो हमारा मेमोरी था, ब्रेन का जो मेमोरी था, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। जब डिलीट हो गया तो इमेज पहुंच तो रही है, इमेज बन तो रही, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जहाँ इंटरप्रेट होना चाहिए, जहाँ पे रीड कर लेना चाहिए था ब्रेन को, वहाँ पे वो ब्रेन क्या कर रहा है, उसके पास कोई मेमोरी ही नहीं बची है, सारी मेमोरी क्या हो गई, डिलीट हो चुकी है। बिकॉज एक्सीडेंटल वे में, किसी वे में क्या हो गया, उसकी मेमोरी सब क्या हो गई, डिलीट हो गई, इसलिए वो पहचान नहीं पाता। क्लियर होना चाहिए बच्चों अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो आता है आपका एक्वस ह्यूमर। अभी एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, इट इज ए वाटर लाइक फ्लूइड विच प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। अभी लेंस कहाँ है, ये है, ठीक है, कॉर्निया कहाँ है, ठीक है, लेंस कहाँ है, यहाँ है, कॉर्निया कहाँ है बताओ। देखो इसमें दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इसके बीच में जो ये फ्लूइड है दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको एक्वस ह्यूमर दिख रहा है, ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्वस ह्यूमर। ये फ्लूइड क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। फ्लूइड का बेसिकली काम यही होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है किसको, आई को, कि आंखों को न्यूट्रिशन कौन देगा, विट्रस ह्यूमर, ठीक है बच्चों। फंक्शन जरूर याद रखना, एग्जाम में फंक्शन एमसीक्यू में भी आ सकता है, ऐसे 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे भी। फिर आता है आपका विट्रस ह्यूमर। ये एक्वस है, एक्वस नहीं है, विट्रस है, ठीक है, ये विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या है बच्चों, विट्रस ह्यूमर क्या है, इट इज जेल लाइक सब्सटेंस एंड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच में ये जो पार्ट है वो वहाँ पे क्या है आपका, ये होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ एंड शेप टू द आई। ये क्या करता है, आंखों को शेप देने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में और सपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बोलो क्लियर हो गई सारी बातें कि आइरिस क्या है, कॉर्निया क्या है, प्यूपिल क्या है, एक्वस ह्यूमर क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, सिलेरी मसल्स क्या है, रेटिना क्या है और ऑप्टिकल नर्व क्या है, और साथ में साथ ये वाला जो पार्ट है दैट इज आपका विट्रस ह्यूमर क्या है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम एक क्वेश्चन के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। अब देखो, इन द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द सरफेस ऑफ। क्वेश्चन आया है CBSE 2025 में, 23 में और 17 में, 3 साल आया है क्वेश्चन, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर होगा। क्या बोला है, इन द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लाइट आर रेज एंटरिंग द अरे अकर्स। अभी मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है कौन सा है, ये कॉर्निया है। कॉर्निया क्या कर रहा है, कॉर्निया क्या कर रहा है, लाइट को कितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाता है, कॉर्निया के अंदर हो जाता है। देखो बैठा का सवाल था, बैठा सवाल था, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था इसके अंदर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कैन मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ द लेंस टू सम एक्सटेंशन। अब मुझे बताओ कर्वेचर का मतलब क्या था, फोकल लेंथ और कर्वेचर में कोई रिलेशन था, बोलो याद है, फोकल लेंथ और कर्वेचर में कोई रिलेशन था, बोलो बच्चों। अगर आपको पता है R बराबर 2F होता है, मालूम है, ये होता है फोकल लेंथ, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है, अरे बोलो हाँ या ना। तो फोकल लेंथ को कौन मैनेज करता है, फोकल लेंथ को कौन मैनेज करता है, सिलेरी मसल्स। तो इसको कौन मैनेज करेगा, सिलेरी मसल्स, ठीक है। क्लियर है, ये कब आया है, 17, 23 और 25 में, ठीक है। फिर आता है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स सम इमेज ऑन अ स्क्रीन, सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज। इमेज कहाँ बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो उसका इमेज कहाँ बनती है, बोलो कहाँ बनती है, रेटिना पे। कहाँ बनती है बच्चा, रेटिना पे। बोलो ठीक है, मजा आ रहा है, एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है जी। चलो क्लियर है, रेटिना की समझ में आ गई बात। ये भी कब आया, 2024 का। देखो मैं वही क्वेश्चन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में कभी न कभी आए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना तो ऑनेस्टली देखो, और मैं आपको पूरा प्रॉमिस के साथ बोलता हूँ कि ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं वीडियो, बिकॉज हम कुछ भी फालतू डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट अपना नेक्स्ट आता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। ये मोस्ट IMP है, इसको मोस्ट IMP लगा लेना, ठीक है। क्यों IMP है, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, तो देखो इसको, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द चेंज इट्स फोकल लेंथ, ठीक। जो फोकल लेंथ में बदलाव होगा, जो फोकल लेंथ में चेंज होगा, वो जो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई अचानक लाइट रात को चली जाए और आप किताब पढ़ रहे हो और थोड़ी देर तक आपको चीज़ें ब्लर हो जाए, बिल्कुल दिखाई नहीं दे, थोड़ी फिर आपको आफ्टर 2 to 5 सेकंड आपको चीज़ें दिखाई दे रही। क्यों, वो देखें क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो रहा था, लेंस आपका मूव कर रहा था। और लेंस मूव कौन करवा रहा है, लेंस मूव कौन करवा रहा था, अभी हमने पढ़ा ये सिलेरी मसल्स। और इस सिलेरी मसल का जो ये मूवमेंट का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको क्लोजर ऑब्जेक्ट देखना है, नज़दीकी चीज़ें देखनी है, तो आपकी जो लेंस है, ये देखो लेंस दिख रहा है आपको, ये लेंस आपका बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेंस बिकम थिकर एंड पावर इंक्रीज एंड फोकल लेंथ डिक्रीज, ठीक। सिंपल बात है कि भाई चीज़ों को नज़दीक को देखना तो आपको नॉर्मली आप ऐसे देख ले रहे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से देख लेना, ऐसे ऐसे देख लिया आपने, ठीक ठीक लग रहा है, इजीली दिखाई दे रहा है। आंखों का लेंस कैसा है, थिकर है, देखो थिक दिख रहा है आपको, ठीक। और पावर कैसा होगा, इंक्रीज होगा, और जब हमें पता है P बराबर 1/F होता है, तो अगर ये इंक्रीज होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर दूर की चीज़ों को आपको देखना है तो क्या होगा, सिलेरी मसल्स रिलैक्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दबाना, रिलैक्स कर लो, फ्री हो जाना, फ्री हो जा रहा है। जब फ्री हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है, लेंस बिकम थिनर, ये थिन देखो ये पतला हो गया, यहाँ थिक है वहाँ थिन है, और पावर डिक्रीज होने से फोकल क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज जाएगा और आपकी चीज़ों को आपको दिखाई दे लगेगी, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर आप ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे देख रहे हो तो आपको चीज़ें देखने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप कंटिन्यूस ऐसे देख रहे हो, दूर चीज़ें नॉर्मली देख रहे हो तो आपको अच्छे से दिखाई देने वाला है, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, वीडियो आ रही कि नहीं प्रॉपर, बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों थोड़ा बहुत अगर साउंड बाउंड का इशू आता हो तो आई होप कि आप मैनेज कर रहे होगे, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा सपोर्ट करो, एंड अपने बहुत कुछ सीखेंगे इस चैनल के थ्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, बाकी अपना सब कुछ कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कब आया है, 16 and 25 में। देखो, when we focus our eye on a distance object, the ciliary muscles of our eye are relaxed, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, in this case the eye lens becomes, अभी जब सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो रहा था,
बताओ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो क्या हो रहा था, पावर का एकोमोडेशन में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो क्या हो रहा था कि P = 1/f पता है अपने को। तो फोकल लेंथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब ये एक्सपांड करेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या दिया है, सिलेरी मसल्स ऑफ आवर आई रिलैक्स्ड हो जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा, थिन हो जाएगा, लेंस कैसा होगा बच्चा, पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और थिन होने की वजह से जो हमारा फोकल लेंथ रहेगा क्या होगा, ऐसा कर्वेचर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, पावर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, वे पीछे हमने डिस्कस किया था, पता चल रहा है ना। देखो ये वाला पीछे देखो, यहाँ पे पावर डिक्रीजेस, पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये आपको बोलो क्लियर हुआ। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, थिन एंड जिस कर्वेचर है मिनिमम। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपने को देखना है कि भाई नियर पॉइंट और फार पॉइंट किसको बोलते हैं। शायद आपको पता भी हो नियर पॉइंट और फार पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जो हम नियरली देख सकें। देखो अगर आप ऐसे चीज़ों को देख रहे हो, किताब है, मेरा बुक्स है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, दिख रहा है, और एक टाइम का ब्लर होगा। आप भी करोगे, करके देखो मेरे साथ। आप ले लो ऐसे हाथ अपना, या अपनी बुक्स ले लो जिस पर आप पढ़ रहे हो, जिस पर आप लिख रहे हो, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे। ठीक है, ऐसे आओगे नहीं दिखाई देगा, स्ट्रेन आ रहा है आंखों में जोर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है पता है, क्योंकि हमारी आंखों का जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां से अंदर हम नहीं देख सकते वो है 25 सेंटीमीटर। कितना है वो, 25 सेंटीमीटर, और इसी रीजन से हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप इतना लेके आओ, मतलब कितना है, मान लो 5 to 10 सेंटीमीटर है, आपको चीज़ें नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप ऐसे रखोगे, अच्छा हाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। सो नियर पॉइंट का मतलब वो होता है। फार पॉइंट क्या है बच्चों, फार पॉइंट मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जो हम देख सके, या वो मैक्सिमम डिस्टेंस बोल दो, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम अपने नॉर्मल आई से हम देख सकें। अब कहाँ तक देख पाते हो आप, भाई ऊपर एरोप्लेन चल रहा है वो भी देख ले रहे हैं हम, स्टार्स देख ले रहे हैं हम, मून देख ले रहे हैं, तो इन्फिनिटी होती है, बहुत दूर होता है, वी कैन सी वेरी लार्ज डिस्टेंस। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फार पॉइंट इज योर इन्फिनिटी। क्या होता है फार पॉइंट, इन्फिनिटी। तो देखो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, इजिली देख सको, क्लियरली देख सको, उसी को बोलते हैं हम नियर पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एग्जाम में एमसीक्यू में आया कि बताओ फॉर ह्यूमन आई, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज, ऑप्शन दिया होगा 25, 30, 35, 40, तो क्या लगाओगे 25। ठीक है। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई द मिनिमम डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। कि नॉर्मल आई के लिए अगर हेल्दी आई है, अगर अच्छा आंखें हमारी सही है, हेल्दी का मतलब मोटा नहीं है, हेल्दी का मतलब मोटा नहीं, बोले मोटा नहीं ना, हेल्दी का मतलब होता है बच्चों की मतलब हमारी आंखें प्रॉपर है, पावर नहीं लगा, चश्मा नहीं लगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, नियर पॉइंट होता है, कितना होता है बच्चा, अब बता कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब फार पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। सो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप चीज़ें क्या है इजिली क्लियर कर देख सको, भाई जैसे चांद है, तारे हैं, मून है, भाई मून और चांद, ठीक है, और एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है, या कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर है तो आप देख पा रहे हो, तो ये सब क्या हो गया आपका फार पॉइंट वाले पार्ट में आ गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फारदेस्ट पॉइंट। सो और क्या बोलते हैं फारदेस्ट पॉइंट, फॉर नॉर्मल आई दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, बहुत दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। तो नियर पॉइंट याद रहेगा 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट याद रहेगा क्या है इन्फिनिटी। नियर पॉइंट का एक दूसरा नाम क्या है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का पार्ट ये है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा यही है, सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन आना 200% फिक्स है, 200%। एग्जाम में आएगा ही आएगा ये, ठीक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। हालांकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पार्ट मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि चैप्टर में इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि नया टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है, तो कलर को बेहतर रखने की कोशिश करते हैं जो आपको दिखाई भी देना। चलो ये कलर ले लेते हैं, यही सबसे पहला आता है बच्चों मायोपिया। मज़ा नहीं आया कलर में। सबसे पहला आता है मायोपिया, जिसका नाम है नियर साइटनेस। मायोपिया और नियर साइटनेस। मायोपिया एक ऐसी बीमारी, साइटनेस का मतलब होता है बच्चा दिखना, ठीक है, दिखना, टू सी। इंग्लिश में कोई इंग्लिश वाला बच्चा हो तो उसको बोलेंगे हम टू सी, वी कैन सी और द ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको बोलते हैं मतलब देखना। बेसिकली मायोपिया का मतलब होता है
या मायोपिया का मतलब नहीं, साइटनेस का मतलब होता है दिखना, ठीक है, नॉट मायोपिया, साइटनेस का मतलब होता है दिखना, और नियर का मतलब नज़दीक। तो नज़दीक का दिखना दैट मीन्स कौन सी बीमारी है, मायोपिया। सिर्फ नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, सिर्फ नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं हम, मायोपिया। दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट, ठीक है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये तीन है, ये चौथा आप अभी नया नया एग्जाम में आने लगा है, तो इसलिए हम इसको भी ऐड कर दिए। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, चारों डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। वीडियो को आप बस ध्यान से समझ के देखते रहो। अब देखो मायोपिया में ये कुछ डायग्राम दिया गया है, आप इसको थोड़ा अभी अगर आप ऑब्जर्व कर लो बस, हाँ ऐसा कुछ होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया होता क्या है, ठीक है भाई, मायोपिया किसको बोलते हैं, ये मायोपिया है क्या। तो देखो नियर साइटनेस, मैं आपको जैसा बताया, साइटनेस का मतलब होता है बच्चों दिखना, ठीक है, हिंदी में अगर हम लिखें तो क्या होता है, दिखना। दिखने का मतलब जो अब अगर आपको नज़दीक की चीज़ें दिख रही है बट दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, नज़दीक की चीज़ें दिख रही है बट दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है, इसको बोलते हैं कौन सी बीमारी, मायोपिया। जैसे स्टूडेंट्स को मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं क्लास में चश्मा पहन के बैठते हैं ना, तो चश्मा क्यों नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि उनको बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि उनको मायोपिया वाली बीमारी है, वो मायोपिया से गुजर रहे हैं, उनको कौन से आई डिफेक्ट है, मायोपिया। अगर आप भी उसमें से हो तो एक बार जरूर कमेंट करना, हाँ सर मेरा ये चश्मा है और मेरे को इतना नंबर का पावर लग रहा है। जैसे मान लो किसी का +1.2 होता है, किसी का -1.2 होता है, तो आपका क्या नंबर है आप जरूर कमेंट करेंगे, मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है। देखो तो अब क्या है, एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। इसको तो देखो मैंने बड़ा बड़ा किया था, आपको ध्यान रखना है, नियर दिखता है, फार नहीं दिखता, या इससे आप याद रखो नियर साइटनेस, नजदीक चीजें दिख रही है, इसका मतलब दूर चीजें नहीं दिख रही है। फिर क्या आ रहा है, इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, कि जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, वो रेटिना से पहले फॉर्म हो रहा है। आप देखो यहाँ पे डायग्राम में, तो आप देखो यहाँ पे इमेज बन जा रही है, जहाँ पे रे लाइट मिलते हैं वहीं पे क्या बनता है बच्चों, इमेज। तो देखो आप यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, यहीं पे इमेज फॉर्म हो जा रहा है, जबकि यहाँ होना नहीं चाहिए था। तो स्क्रीन तो ये है, ये हमारी क्या है, ये रेटिना है, यानी कि ये स्क्रीन है। स्क्रीन पे इमेज नहीं बनने क्या हो रही, पहले ही इमेज बन जा रही। तो इमेज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, क्या बोलोगे, इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना। क्लियर है, ठीक है। फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसका जो फार पॉइंट हो जाता है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। आपको दो चीज़ें अभी हमने क्या बताया कि जो हेल्दी ह्यूमन आई होता है उसका फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी है। लेकिन जब आपको ये बीमारी है तो आप क्या होगा, आपका फार पॉइंट कम हो जाएगा, आपको दूर चीज़ें बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देगी, अच्छे से नहीं दिखाई देगी। आप देखते रहे मून को लेकिन प्रॉपर विजिबल नहीं है, या अच्छे से ब्लर दिख रहा है। आप देखते रहो आसमान में एरोप्लेन चल रहा है पर वो प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है, ठीक है। अब रीजन क्या क्या हो सकता है बच्चों, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल, कर्वेचर बढ़ने की वजह से लेंस बिकम थिक और इट रिक्वायर मोर पावर, अब इसलिए पावर भी बढ़ जाती है, ठीक हो गया है। और बाद में क्या है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की साइज क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। जो स्फेरिकल थी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एक्सटेंड होने लगता है, ठीक। करेक्शन क्या है, कैसे इसको ठीक करोगे, तो इसको ठीक करने का बच्चों क्या है, कॉन्केव लेंस और लगा के, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी वाली लेंस लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इसको डायग्राम को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो होगी थ्योरी वाली पार्ट। अब देखो नॉर्मल आई होगा हमारे पास, अगर नॉर्मल आई है आपका, तो नॉर्मल आई के केस में आपको क्या होगा, चीज़ें नॉर्मली देखो आप यहाँ पे दिख रहा है भाई, लाइट रे ऐसे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है और यहाँ पे इमेज बन रहा है। ये क्या है आपका, दिस इज योर स्क्रीन, ये क्या है, ये है स्क्रीन। तो स्क्रीन पे इमेज प्रॉपरली बन रही है, ये हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से। लेकिन अगर आपको मायोपिक आई है, अगर आपकी आंखें खराब हो गई हैं, अब क्या होगा कि जो इमेज है, देखो यहाँ पे गया, यहाँ तक पहुँचा, लाइट है, क्योंकि ये लेंस कौन सा, ऐसा लेंस कौन सा होता है, हमारी ह्यूमन आई लेंस, ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कन्वर्जिंग, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के पास कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है, तो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है। अब इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, पढ़ने वाला कौन है, रेटिना। दिमाग किसके साथ कनेक्टेड है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, रेटिना के साथ। इमेज कहाँ फॉर्म हो जा रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, भाई यहाँ पे इमेज बन गया। अब ये जो गैप हो गया है जिसकी वजह से आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देगी नहीं। सो क्या होगा, हमें एक ऐसा लेंस लगाना है, जो क्या करे, लाइट को पहले तो फैलाए और फिर कन्वर्ज करे, लाइट पहले फैलाए और फिर कन्वर्ज करे। तो ऐसा कौन सा लाइट है, ऐसा कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस ऐसी प्रॉपर्टी रखता है। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा लेंस, डाइवर्जिंग लेंस,
ये कौन सा लेंस था? कन्वर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है? देखो सो अब यहाँ पे हमने लगाया कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की वजह से देखो लाइट क्या होगी, थोड़ी डाइवर्ज हो गई। इसको मैं रीड्रॉ करूँ थोड़ा सा, आप समझो। अगर मानो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो ये हमारे पास लेंस हुआ, लाइट ऐसे आई पहले ऐसे गई, लाइट ऐसे आई पहले ऐसे गई, और फिर यहाँ पे हमारा लेंस लगा है, तब क्या किया इसने? ऐसे किया। ठीक है, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे बना इमेज। क्लियर हुआ? पहले क्या हो रहा था? पहले वाले केस में नॉर्मली जब नॉर्मल था तो क्या हो रहा था कि अगर ये हमारा लेंस था, लाइट ऐसे आ रही थी और ऐसे कन्वर्ज होकर बन रही थी इमेज, यहाँ पे हमारा रेटिना था। लेकिन अभी क्या हुआ, इस लाइट को थोड़ा ऊपर हम लेके गए। कैसे? यहाँ पे अगर जब हमने ये लगाया तो लाइट ऐसे आई, मतलब बेसिकली ऐसे ऊपर हो गई, और यहाँ पे ऐसे ऊपर हो गई। अब लाइट यहाँ जाएगी और ऐसे करके इमेज बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो इस कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हो रहा है? लाइट एक्सटेंड कर रहा है और इमेज फॉर्म हो जा रहा है कहाँ पे? रेटिना पे, जो हमारा क्या था? जो हमारा टारगेट था। यही हमारा टारगेट है भाई, हमें इमेज कहाँ बनाना? इसी पॉइंट पर बनाना था, रेटिना पे इमेज बनाना था, जो कि यहाँ से बन गया। बोलो क्लियर है बच्चों? लिख पाओगे एग्जाम में? तो 2-3 बातें समझ लेते हैं। पहले तो मायोपिया होता क्या है कि जिसमें हमें नज़दीक का दिखे, दूर का ना दिखे, पहली बात। दूसरा क्या है? इसका फोकल लेंथ, इसका जो एक बार क्लियर कर लेते हैं। मायोपिया क्या होता है बच्चों? मायोपिया होता है जिसमें क्या है, अरे तो समझ लेते हैं मायोपिया क्या है। मायोपिया ऐसी चीज जहां पे हमें क्या है, नजदीक की चीजें दिखे, दूर की चीजें ना दिखे, दैट इज कॉल्ड मायोपिया। कैसे ठीक करेंगे? तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। हमारी आंखें हैं, उसके सामने हमें कौन सा लेंस रखना पड़ेगा? कॉनकेव लेंस। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल चुका है कि जो मायोपिया वाले लोग होते हैं, जिनको मायोपिया वाली प्रॉब्लम हुई है, उनकी जो इन्फिनिटी होती है, मतलब जो फार पॉइंट होता है, वो क्या होता है? इन्फिनिटी से कम हो जाता है। वो जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी से कम हो जाता है। बोलो क्लियर है? डायग्राम समझ में आया बच्चों? अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, मैं थोड़ा ये रफ कर देता हूँ, ये सब जो गंदा हुआ है। ठीक है, क्लियर होगा? समझ में आ गया बच्चों? पक्का वाला? आगे बढ़े? अरे बोल दो। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है आपका इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है एग्जाम में, आप देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। ऑब्जर्व करना है डायग्राम को और क्वेश्चन बताना है। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे। मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और ऐसे लाइट जा रही है। ठीक है, और ऐसे, और ये हमारी क्या है? आंखें दी गई है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो रीड्रॉ कर दिया। अब आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व करना है इस डायग्राम का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन शोन। कौन सा डिफेक्ट है? तो रेटिना कहाँ है हमारा? रेटिना ये है। ठीक है, तो रेटिना के पहले इमेज बना तो कौन सी बीमारी हुई? मायोपिया। कौन सी बीमारी हुई? अभी हमने पढ़ा। कौन सी बीमारी हुई बच्चों? मायोपिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया है। 2 कॉजेज बताने हैं तो भाई एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईबॉल और एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ठीक है, दूसरा नेम द टाइप ऑफ लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे? बोल दो। कॉनकेव। क्लियर है? कॉनकेव। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन आया हुआ कब था? 2022। क्लियर हुआ ना बच्चों? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस बार भी आ सकता है। ये तो चलो इसमें है, एक्सप्लेनेशन को आता है कि एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो मायोपिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मायोपिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट। तो इसलिए आपको चीज़ों को समझनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। क्लियर हो रहा है बच्चों? कोई डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, तब ना तो आपकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आएगी, ना तो मेरी प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को देखते भी रहिए, और कहीं जहां लगता है आपको कमेंट करना चाहिए, जहां लगता है आपको कुछ रिएक्शन करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, आप प्लीज़ उसको भी करिए, क्योंकि उसी से क्या होगा, आप हमारे और आपके बीच में कन्वर्सेशन बना रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ह्यूमन आई डिफेक्ट, जिसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं हम फार साइटनेस। अब इसके पहले वाले में क्या था? नज़दीकी चीज़ें नहीं दिख रही थी। यहाँ पे क्या है? फार चीज़ें दिख रही है, दैट मीन्स नज़दीकी चीज़ें नहीं दिख रही है। ठीक है, इसके पहले वाला जो मायोपिया था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई हमें दूर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, नज़दीकी चीज़ें दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका नाम था नियर साइटनेस। क्या नाम था? नियर साइटनेस। इसका क्या नाम है? फार साइटनेस। इसका मतलब है हमें दूर की चीज़ तो दिखेगी, लेकिन नज़दीक चीज़ें नहीं दिखेगी। ठीक है, आप ऐसे देखोगे, जैसे आप तो स्टूडेंट हो, आपको दिखाई देगा, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे 50+ एज में मोस्टली, उनको क्या है कि नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा हो, क्या ऐसे करके देखते हैं।
वो ऐसे करके देखेंगे तो उनको दिखाई देगा। तो ऐसी बीमारी जहाँ पे हमें दूर चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी सी फार ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड आफ्टर द रेटिना। अब इमेज कहाँ बनता है बच्चों? देखो इधर रेटिना पे बनना चाहिए, रेटिना से बाहर निकल चुका है, रेटिना से बाहर निकल चुका है। ठीक है। नियर पॉइंट क्या होता है? 25 से ज़्यादा हो जाता है। नियर पॉइंट क्या होता है? मोर देन 25। वहाँ पे क्या था? इन्फिनिटी से कम था, यहाँ पे क्या है? 25 से ज़्यादा है। क्योंकि बन रहा है भाई तो लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ। लेंस जो उतना फोकल लेंथ को एक्सटेंड करना चाहिए था, जब थिक होना चाहिए था, पर वो हो नहीं पाता है। ठीक है। फोकल आई इज टू लॉन्ग। ठीक। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। इस पिछले केस में क्या होता था? आई बॉल जो था वो बड़ा हो जा रहा था, वो एक इंक्रीज कर रहा था साइज। अभी क्या होगा? आई बॉल छोटा हो जा रहा है। आई बॉल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, अपनी साइज को, अपने डायमीटर को क्या कर रहा है? वो कम कर लेता है। ठीक है। करेक्शन कैसे ठीक कैसे करोगे? तो आपको क्या लगाना है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाना है आपको? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाओगे आप? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। जिसके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। डायग्राम समझे? चलो डायग्राम में देखो आप, नॉर्मली हमारी जो इमेज बननी चाहिए थी यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? ये बीमारी होने की वजह से इमेज क्या हो गई? इमेज भाग गई बाहर। आप देख सकते हो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज पीछे बन रही है, रेटिना के बाद बन रही है। या आप बोलो बन भी रही है कि नहीं बननी मालूम नहीं, यहाँ तक हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, यहाँ तक ये रेटिना है तो यहाँ पे से 2 पॉइंट आप बना सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है। अब क्या करना है? हमें लाइट को कम करना है। तभी क्या करना था? हमें लाइट को एक्सटेंड करना था, ऊंचा करना था, लेकिन अभी हमें लाइट को कन्वर्ज करना है ज़्यादातर। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं? एक लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस है बच्चों? ये कॉन्वेक्स लेंस। ऑलरेडी हमारी आंखें कैसी है? कॉन्वेक्स लेंस है। ऊपर से हमने एक एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ? आंखें ठीक हो गई। ठीक है। तो याद रहेगा आपको कि भाई अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, जिसको दूर का नहीं दिखाई देता तो उसको लगाना है कॉनकेव लेंस, और किसी को नजदीक का नहीं दिखाई देता उसको लगाना है कॉन्वेक्स लेंस। बोलो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? मजा आ रहा है अच्छे से? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी चीज़ देखते हैं, लेकिन इसका था ये रीजन और करेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है 2024 में। अंदर क्या है वो कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो अभी पीछे देखा था वही कि भाई ये हमारा लेंस है और इसमें इमेज जो है वो पीछे बन जा रहा है। ठीक है। इमेज कहाँ? यहाँ कहीं बन जा रहा है। तो जब यहाँ कहीं बन जा रहा है तो क्या होगा? कौन सी बीमारी बच्चों? बताओ कौन सी बीमारी है ये है हमारे पास, बोलो बता दो। नियर फार साइटनेस। कौन सा है? फार साइटनेस। भाई दूर की चीज़ हमें दिखाई दे रही है, नज़दीक नहीं दिखाई दे रही है। कौन सा लेंस लगाएंगे? तो हम कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगा रहे हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। देखो तो कॉन्वेक्स लेंस हमने लगाया है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटनेस है। लेंस कैन नॉट गेट थिक इनफ, और आई बॉल की साइज क्या होती है? बहुत छोटी हो जाती है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है चीज़ें प्रॉपर अच्छे से? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो क्या है? सॉरी क्वेश्चन ही है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द टेक्स्ट बुक बट कैन नॉट रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। ठीक है। क्या लिखा है कि एक स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग हिज टेक्स्ट बुक बट कैन रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली वाइल सिटिंग इन द। तो दूर का तो दिख रहा है, फार का तो उसको क्या है? विजिबल है। फार क्या है? फार की चीज उसको क्या कर रही है? विजिबल है। बट नियर की चीज उसको दिखाई नहीं दे रही, नॉट एबल टू सी। ठीक है। यही लिखा है ना? समझा आपने? नॉट एबल टू सी। अब बताना आपको कौन सी बीमारी है। तो फार का दिखना, फार साइटनेस। फार साइटनेस का क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। क्या रहेगा आंसर? हाइपरमेट्रोपिया। देखो यहाँ लिखा भी है। कौन सी बीमारी बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। देखो 25 में आया, 17 में आया, 14 में। आप समझ पा रहे हो? अब कैसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, पर अपने को सब आता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी से पढ़ा है। ठीक है। तो अभी फिर क्या है बच्चों? लिस्ट टू रीजन बताना है। अब आपने हाइपरमेट्रोपिया अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको रीजन भी पता होगा। ठीक है। और राइट द नेचर ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट। कौन सा लेंस लगाएंगे हम? तो कॉन्वेक्स। क्लियर है? इजी लग रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। कंसेप्ट को देखो बच्चों, कंसेप्ट को पहले क्लियर करो, फिर क्वेश्चन तो आपको ऐसे ऐसे फटाफट हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो कि पावर ऑफ ए लेंस इज एक्स। पावर ऑफ कोई मान लो लेंस है, इसका नाम है एक्स, और इसका पावर कितना दिया है? -2.5। कितना दिया है? -2.5। ठीक।
डी क्या होता है बच्चों? डी फॉर होता है डायप्टर, इट इज द पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर होता है जो हमें पीछे लेक्चर में डिस्कस किया है। तो नेम द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, इसका नाम बताना है, पहले तो नेम देना है, ठीक है, और आपको बताना है कि फॉर विच आई लेंस डिफेक्ट विजन ऑफ ऑप्टिकल डिस्पर्सिव टाइप ऑफ लेंस एंड करेक्टिव लेंस, ठीक है। देखो पहले तो इसका फोकल लेंथ निकालना है, फिर नाम दे दो। देखो मैंने आपको बताया है कि अगर कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, जहाँ पर हमने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा है वहाँ डिस्कस किया है, फिर भी आप एक बार समझ लो। कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो कॉन्केव लेंस अगर अपने पास है तो कॉन्केव लेंस का बच्चों फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। तो जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी कैसा होता है? पॉजिटिव। जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव। बोलो क्लियर है यहाँ तक? फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया? माइनस का 2.5 है। अब माइनस का मतलब ये लेंस, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। तो आंसर क्या आया अपने को? कौन सा लेंस है बच्चों? कॉनकेव लेंस, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? कौन सा लेंस है हमारा? कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव हुआ तो ये कौन सा लेंस हुआ? कॉनकेव, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हुआ। फिर क्या है? इसका हमें निकालना है फोकल लेंथ, ठीक है। सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, ठीक है। कैमरा चेक कर लेते हैं बच्चों, कलर का थोड़ा इशू आता है। देखे, हाँ चलो दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो P बराबर क्या है हमारे पास? 1/f है। सो P बराबर 1/f है। सो यहाँ दिया है 2.5 डायप्टर, ठीक है। सो अपने 2.5 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। माइनस लिख लेते हैं, f इक्वल्स टू 1/-2.5 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट -10/25, बोलो लिख सकते हैं सब। तो 5 2 10, 5 5 25, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो 5 4 20, तो कितना आया? -0.4 मीटर, ठीक है। सो इसी को आप लिख सकते हो 40 सेंटीमीटर किसमें? नेगेटिव में। सो एफ की वैल्यू कितनी आई? 40 सेंटीमीटर किसमें? नेगेटिव में। क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला मालूम है आपको, रखा है और सॉल्व कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है? एफ इक्वल्स टू -40। ये भी ठीक है, आ गया। अब क्या बोला है? फॉर विच आई डिफेक्ट, कौन से डिफेक्ट के लिए हम यूज करेंगे? तो कॉनकेव किसमें यूज करते हैं? बताओ कॉनकेव किसमें यूज करते हैं? बोल दो, मायोपिया में, ठीक है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में हम कौन सा यूज कर रहे थे? कॉन्वेक्स। इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं हम? ये कॉनकेव है, कॉनकेव किसमें यूज करते हैं हम? मायोपिया में। क्लियर है? बताओ क्लियर हो गया? एकदम हलवा सा सवाल था, एकदम बच्चे सा सवाल था, 3 मार्क्स के अंदर। कर लोगे आप भी? अब एग्जाम में आएगा कर लोगे ना पक्का? ऐसे क्वेश्चन से आएंगे बच्चों एग्जाम में। अब केस स्टडी ज्यादा पूछ रहा है, अभी इस बार जो नया पैटर्न आया था तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि हम केस स्टडी ज्यादा पूछने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, कंसेप्ट को समझना है, अच्छे से समझना है और काम बन जाएगा, ठीक है। और हमारी वीडियो पर आप रेगुलर बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि क्या है आपको चीज़ें अप टू डेट मिलती रहे, क्योंकि हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार बोर्ड्स में आने वाला है, ठीक है। तो मजा आ जाएगा बच्चों, बस ध्यान से मेहनत करके पढ़ते रहो, ऑनेस्टली पढ़ते रहो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है प्रेस बायोपिया। ये थर्ड इंपॉर्टेंट आई डिफेक्ट है। क्या नाम है इसका? प्रेस बायोपिया। काम क्या है देखते हैं। तो देखो प्रेस बायोपिया क्या है? इट इज कॉमन डिफेक्ट विजन दैट आर यूजुअली अकर्स विद द एजिंग। उम्र के साथ, एज के साथ धीरे धीरे क्या होता है? बीमारी होती है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। आप भी बुढ़े हो जाएगा, मैं भी बुढ़ा होऊंगा, हो जाएगा। मेरे तो हालांकि चश्मा अब भी लगा है, मैं पहनता नहीं, लेकिन एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद ये बीमारियां होना बहुत ही जायज़ है, बहुत ही कॉमन है। आपके दादाजी को हुआ होगा, आपके पापा जी को शायद हुआ होगा, ठीक है, बहुत कॉमन है। उसके बाद क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू रीड द सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। इस केस में नियर बाई ऑब्जेक्ट को चीज देखना थोड़ा टफ हो जाता है, और नॉट ओनली नियर बाई, ऑल्सो फार ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि नज़दीक और दूर दोनों में प्रॉब्लम होने लगती है इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। जब आपको ना प्रॉपर दूर का दिखाई देगा ना प्रॉपर नज़दीक का दिखाई देगा, तो इसके लिए आपको कंपलसरी चश्मा पहनना रिक्वायर हो जाएगा। फिर क्या है? मेनी एल्डर पीपल होल्ड बुक्स एट द डिस्टेंस वाइल रीडिंग, ठीक है। जब आप नज़दीक ऐसे करके आप पढ़ोगे किताब को पढ़ सकते हो, ठीक है। जिसको ज़्यादा आंखों का प्रॉब्लम, ऐसे नज़दीक की प्रॉब्लम हुआ ऐसे करके भी देखता है। समझ हमारी बात? तो डिपेंड करता है कि किसको क्या हुआ है, लेकिन इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। रीजन क्या है कि वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल वीक हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? फोकल लेंथ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। सिलेरी मसल्स वीक होने की वजह से फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता। फिर क्या है? लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस,
आई लेंस का जो है लेंस क्या है, प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि कभी दूर की चीजें बनानी है इमेज, कभी पास की चीजें बनानी, तो क्या होगा, लेंस को बार बार पतला मोटा होना पड़ेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। फिर आता है आपका करेक्शन कैसा है, बाईफोकल लेंस लगाओगे। अब ऐसा लेंस लगाना है आपको जिसमें क्या हो कॉनकेव भी पार्ट हो और कॉन्वेक्स पार्ट भी होता हो। फिर कॉनकेव लेंस भी लगाना है और कॉन्वेक्स लेंस भी हमें लगाना है। देखो डायग्राम आप देखो, यहाँ पे हमारे पास ऐसे रहेगा, तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ऊपर लगाएंगे हम एक लेंस, नीचे लगाएंगे एक लेंस। अब मुझे बताओ, आप नजदीकी चीजें देखने के लिए आप कौन सा लेंस लगा रहे थे, बताओ। नजदीकी चीजें देखने के लिए आपको ऐसे पढ़ना है तो आप कौन सा लेंस लगाओगे, नजदीकी चीजें के लिए कौन सा लेंस लगा रहे थे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? तो कॉन्वेक्स लगा रहे थे। कौन सा लगा रहे थे, कॉन्वेक्स। और यहाँ कौन सा लगा रहे थे, कॉनकेव। तो आपने कभी देखा होगा ऐसा चश्मा होता है जहां नीचे क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और ऊपर क्या होगा बच्चों, कॉनकेव होगा। तो ऐसे चश्मे को बोलते हैं हम बाईफोकल लेंथ वाला चश्मा। और किसको लगता है, जिसको कौन सी बीमारी होती है, ये वाली, इसका क्या नाम है, प्रेसबायोपिया। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। क्लियर हुआ तीनों, समझ में आ गई बात? चलो, अब एक बीमारी और है जिसमें क्या होता है कि हमारी आंखों के अंदर क्लाउडीनेस आ जाता है। आंखों के अंदर क्या आ जाता है, क्लाउडीनेस आ जाता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। बोलते हैं ना, जैसे एक बीमारी, जैसे ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद, अगर हिंदी में अगर आप लोग पता हो, तो आंखों के सामने क्या एक बहुत ही मिल्की एक लेयर बन जाता है जैसे एज के साथ। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कैटरैक्ट। क्या, लेंस बिकम ओपेक, ऑब्जेक्ट कैसा, लेंस कैसा हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ओपेक का मतलब लाइट पास प्रॉपरली नहीं होती है। दूसरा क्या है, समटाइम्स एट ओल्ड एज क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होती है। क्लाउडी होने की वजह से आपको दिखना बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करके उसको हटा देंगे। ठीक है, और हटा देने के बाद क्या चीजें फिर क्लियरली दिखने लगेगी। ठीक है, कैटरैक्ट समझ में आया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट हैज, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एलोंगेटेड आई वॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ओपेक आई लेंस और वीकेंड सिलेरी मसल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट ओपेक हो जाता है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं, आंखों का जो लेंस है वो के जो रिफ्रैक्शन करने के अलावा क्या करता है, अब लाइट को पास नहीं होने देता, ओपेक होने लगता है। और जिसके वजह से क्या होगा कि आपको चीजें अच्छे से दिखाई देगी नहीं। बोलो क्लियर यहां तक, समझ में आएगी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट, इन बाईफोकल लेंथ, क्वेश्चन है, इन बाईफोकल लेंसेज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया। ठीक है, 4 ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन को समझो पहले, तो क्या लिखा है कि इन बाईफोकल लेंसेज यूज फॉर करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया। क्या है, अपर पोर्शन ऑफ कॉन्वेक्स, मतलब जो बेसिकली हमारे पास प्रेसबायोपिया में जो हम लेंस लगाते हैं उसमें ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया, नीचे क्या होता है, कॉन्वेक्स, ऊपर क्या होता है बच्चों, कॉनकेव। ढूंढो इसमें से ऑप्शन कहाँ है। द अपर पोर्शन इज द कॉनकेव एंड क्या है, लोअर पोर्शन इज कॉन्वेक्स। क्लियर है, बहुत बच्चे का सवाल था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉपिक समझ में गए तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, जितना जैसे इंपॉर्टेंट था ह्यूमन आई डिफेक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ था, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कैटरैक्ट, 4 चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। तब उसको और एक बार समझना अच्छे से, रिवाइंड करके वीडियो को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया बच्चों, तो आपके 100% अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। वैसे ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है जिसका नाम है क्या, प्रिज्म। अभी प्रिज्म है क्या, प्रिज्म क्या होता है बच्चों, तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मैटर मेड ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग 2 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। 2 ट्रायंगुलर फेसेस और क्या है, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चीज़ों को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए एक लाइट हमने ऐसे पास किया, इसको बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है, जो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप मुझे बताओ इधर क्या था, इधर तो कोई मीडियम मान लेते, एयर मीडियम है। ठीक है, तो मीडियम में आपको समझ में आना चाहिए, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ बताने की। ये मीडियम है आपका एयर, ये है आपका कौन सा, ग्लास, ये अगेन क्या है आपका एयर। ठीक, अब लाइट यहाँ पे आई, तब ये सरफेस के बाद यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है,
अब जब लाइट रेयर मीडियम से, एयर का मतलब रेयर मीडियम, एयर का मतलब रेयर मीडियम, और ये कौन सा है आपका डेंसर मीडियम, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल तरफ बेंड हो गया, इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना कैसे चाहिए था बताओ, इसको जाना ऐसे चाहिए था, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये सरफेस आया तो लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। ये लाइट क्या हो गई बच्चों, लाइट हो गई बेंड। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, समझ में आ रही बात। एंगल आई क्या है आपका, इंसिडेंट एंगल, ठीक। एंगल आर क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड एंगल। बोलो क्लियर है यहां तक, दो बातें समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया है, अब यहां पे फिर से दो सरफेस नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनने के बाद लाइट क्या होगी, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लाइट आती है, ये रेयर है ना, एयर है वापस से, तो डेंसर टू रेयर में क्या होता है, लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर में जब आता है लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये याद रखना, ठीक है, कि रेयर से जब डेंसर आता है, रेयर से डेंसर आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब गाड़ी सपोज करो हाईवे पे चल रही है, ठीक है, हाईवे चल रही है, अचानक गली आ जाए, अचानक ब्रिज आ जाए, तो क्या करने का पड़ेगा, आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी, और गाड़ी की स्पीड कम करने का मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल तरफ क्या होगा, बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा, फार फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक। तो आप देखो पहले यहाँ था, नॉर्मल कहाँ है हमारी, ये वाली लाइन नॉर्मल कहाँ, पहले इसको जाना ऐसी चीज़, लेकिन वो बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ देखो मुड़ गया है। अब यहाँ पे है, यहाँ इसको कैसे जाना चाहिए था, या अगर हम इसकी बात करें इसको सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, सीधा नहीं जाके क्या हुआ, ये नॉर्मल के तरफ नहीं जाके नॉर्मल से दूर भाग गया, नॉर्मल से दूर भाग गया। तो इस एंगल को बोलते हैं बच्चों, इस एंगल को बोलते हैं ई, और एंगल ई का मतलब होता है इमरजेंस एंगल। क्या होता है, इमरजेंस एंगल, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमरजेंट रे, इस रे को क्या बोलेंगे हम, इमरजेंट रे। बोलो क्लियर हो रही है ना सारी चीजें। इंसिडेंट रे था, और ये वाली कौन सी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ लिख दो रिफ्रैक्टेड रे। बोलो क्लियर हो गई सारी चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, ठीक। ये एंगल भी, इसको भी आर बोल दो, आई बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट समझना है वो है बच्चा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। अब किसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, वो देखते हैं। देखो ये लाइट गई, और ये वाली जो लाइट है, ये इमरजेंट वाली, इसके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं डी। डी फॉर होता है एंगल ऑफ डेविएशन। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, आप क्या लिखोगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, the angle between incident ray and emergent ray is known as angle of deviation. The angle between incident ray and emergent ray, दिख रहा है, incident ray and emergent ray। तो emergent ray और incident ray के बीच का जो एंगल है बच्चों, जो बीच का एंगल है उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन, स्वाहा, ठीक है, स्वाहा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, the angle between the direction of the incident ray and the emergent ray is known as angle of deviation। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो चमक रहा है, समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ अच्छे से। ये हमारा क्या था, इंसिडेंट रे, ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या है, इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो आ जाएगा, ये 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है बच्चा क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपको सीधा से लिखना है, बट अच्छा कुछ क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इमरजेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। बोला आ जाएगा समझ में, स्कूल में कोई पूछे बता दोगे ना, क्यों बताओगे, क्योंकि आप अभी सर से पढ़ के आ रहे हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये देखा होगा आपने बहुत, ये डायग्राम आपने बहुत देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कई बार, कि जो रेनबो में बनता है, तो अगर मान लो यहाँ से व्हाइट लाइट आया, ठीक है, यहाँ से अगर व्हाइट लाइट आया, तो व्हाइट लाइट क्या होगा, इस प्रिज्म में जाने के बाद बेटा 7 कलर्स में बढ़ता है, ठीक है। कलर कौन कौन से हैं, विबग्योर कलर आपको पता होगा, कलर कौन सा है, विबग्योर, WIBGYOR, ठीक है, विबग्योर समझ में आता है ना आप सभी को।
ये विबग्योर में कन्वर्ट होता है। जो रेनबो फॉर्मेट होता है वो 7 कलरों में बनता है। वो कौन से 7 हैं? विबग्योर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो विबग्योर कलर में डिवाइड होता है। तो प्रिज्म आपने रखना है और लाइट मारना है तो 7 कलर में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्जन, ठीक है। अच्छा, ये अपना प्रिज्म है, उसका भी ये बेस है, ठीक। अब आप देखो थोड़ा सा, तो यहां पे क्या है? डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर, कि एक व्हाइट लाइट जब अपने 7 कलर में कन्वर्ट होता है, 7 का मतलब वही विबग्योर में, जब व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में डिस्पर्ज होता है, डिवाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको हम? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो 7 कलर का बैंड है उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन पे लेके आते हो, स्क्रीन पे 7 कलर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। लाइट का डिवाइड होना स्प्लिटिंग, और जो इमेज बनना दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। बोलो क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? अच्छा, अब बहुत ही काम की चीज समझनी है ये देखो 2 लाइन दिख रही है आपको, 2 लाइन, कि जो रेड बेंड्स लीस्ट एंड वॉयलेट बेंड्स मोस्ट। अब आप इमेजिन करो कि इस लाइट में इसमें ज्यादा बेंड कौन सा हो रहा है। अभी डायग्राम को देखो, और इसको मैं यहाँ ऐसे दोबारा बनाता हूँ। देखो आप थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। ऐसे लाइट आई, ऐसे गई, ऐसे चली गई, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ये हुआ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रही बात? एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप सोचो, जो एक लाइट ऐसे जा रही है, मतलब समझो रेड ऐसे जा रही है और वॉयलेट ऐसे, दिख रहा है आपको? रेड ऐसे है और वॉयलेट बहुत नीचे है। तो रेड ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है और वॉयलेट ऐसे जा रहा है। तो ज़्यादा बेंड कौन सा हुआ? ज़्यादा बेंड कौन सा बताओ? वॉयलेट हुआ। समझ में आ रही बात भाई? अगर मैं यहाँ से अगर एंगल बनाऊँ, ये एंगल, ये वाला एंगल, और यहाँ से एंगल बनाऊँ, ये वाला एंगल, अब बताओ छोटा कौन सा है? ऑब्वियस बात है, ये बड़ा है और ये छोटा दिख रहा है आपको। भाई समझ में आ रही है बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये अगर हम यहाँ से एक लाइट ड्रॉ करें और ये एक लाइट हमारा ये है, तो ये जो एंगल है कंपेयर टू दिस एंगल, जस्ट अ मिनट, ये एक एंगल हुआ और एक एंगल ये हुआ। तो पहले ये एंगल क्या है? बड़ा है, और ये एंगल क्या है आपका? छोटा है। दिख रहा है आपको बात? तो सिंपल सी बात हो रही है कि जो वॉयलेट है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा बेंड होगा। वॉयलेट क्या होगा आपका? ज़्यादा बेंड होगा। और जो रेड होगा वो कैसा होगा आपका? लीस्ट बेंड होगा। लीस्ट बेंड होगा। अब बेंडिंग एक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है चीज़ है। इमेजिन करो कि मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ, ठीक है, और अगर मुझे कैमरा यहाँ दिखाई दे, भाई समझ में आ रही बात? क्यों भाई? मैं अगर सपोज को रेड लाइट है, हम रेड लाइट का एग्जांपल लेते हैं। आप जाते हो रोड पे, आपको रेड लाइट दिखाई दे रहा है, तो रेड लाइट अगर आप बहुत दूर हो और पीछे से आपको रेड लाइट दिखाई दे कि अच्छा रेड नहीं, रेड थोड़ा शिफ्ट हो गया है, मान लो आपको लाइट यहाँ दिखाई दे, इमेजिन करो, तो आपको आपके बहुत प्रॉब्लम है। इसको ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल आप समझो कि मान लो हेलीकॉप्टर या कुछ ऐसे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, टावर्स में लगे होते हैं छोटे छोटे लाइट रेड कलर के। अगर इमेजिन करो ये वॉयलेट कलर का होता, कौन सा कलर का? वॉयलेट कलर का। वॉयलेट कलर बेंड सबसे ज़्यादा होता है। तो पता चला आप ये एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, और यहाँ पे ये आपका क्या है? बिल्डिंग का लाइट है, ये ऐसे है। जब आप देखते तो आपको क्या लगता कि भाई बिल्डिंग यहाँ पे है, लाइट यहाँ जल रही है, लेकिन एक्चुअली में लाइट क्या वहाँ, बिल्डिंग यहाँ है। क्यों? क्योंकि लाइट क्या हो चुका है, वॉयलेट कलर क्या होता है? वॉयलेट कलर जो है वो मोस्ट डिविएट होता है, सबसे ज़्यादा बेंड होता है। जब बेंड होगा तो पता चला आपको दिखाई यहाँ दे रहा है, पर एक्चुअली में बिल्डिंग यहाँ है। आप यहाँ लैंड करने लगे और लग गया और आप ब्लास्ट हो गया। समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड लाइट जो है सबसे कम बेंड होता है और वॉयलेट लाइट क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो लीस्ट एंड मोस्ट याद रहेगा, लीस्ट एंड मोस्ट। सो लीस्ट कौन है? रेड। मोस्ट कौन है? वॉयलेट। ठीक है। सो अगर आप अल्फाबेट याद रखोगे तो आर पहले आता है, फिर उसके बाद एल, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो एल के बाद आर, फिर एम के बाद वी। तो ऐसे याद रख सकते हो जैसे आपको याद रखना। बेसिकली आप याद रखो आर और वी, सबसे ऊपर जो है वो क्या? रेड। तो जनरली अपने को पता है ना, रेड लाइट सबसे कम बेंड होता है और वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट कर लो। वॉयलेट सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, सबसे कम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हमें देखना है, ठीक है। इसके ऊपर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, इन द गिवन फिगर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली आर। अब बताना है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है और एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है। तो आप देखो लाइट रे यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम। क्या आपको डायग्राम समझ में आ रही है बच्चों? देखो यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल बना है, यहाँ नॉर्मल बना है,
यहाँ है आपका x, यहाँ है आपका y, ठीक है, यहाँ है आपका z, यहाँ है आपका m और यहाँ है आपका n। अगर आपको डायग्राम नहीं दिख रहा तो मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा अब। सो अब मुझे बताओ कि क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से हैं। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इंसिडेंट रे ये, नॉर्मल ये, जिसके बीच का एंगल कौन सा है, x। एक तो आंसर हो गया x। दूसरा, डेविएशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे के बीच का एंगल। ये इंसिडेंट रे हुआ, ये इमरजेंस हुआ, दिख रहा है आपको ऐसे। तो कौन सा एंगल है बच्चों, z। तो कौन सा एंगल है, z। x एंड z विल बी द राइट आंसर। कहाँ है, ये रहा, ठीक है, x एंड z विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलो। द व्हाइट लाइट एंटरिंग द ग्लास प्रिज्म गेट स्प्लिट इनटू द कांस्टेंट कलर्स एंड इट ऑब्जर्व दैट, कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में गया, ठीक है, तो आपको कलर देखने को मिलता है। तो ये कैसे ऑब्जर्व करोगे, देखो, रेड लाइट डेविएट द मोस्ट, सब ज्यादा डेविएट होता है, गलत लाइन है। येलो लाइट डेविएट मोर देन द ब्लू लाइट, भाई इसको आप ऐसे याद रखो विबग्योर के हिसाब से, VIB GY O और R, ठीक है। अब देखते हैं, येलो लाइट डेविएट मोर, ये लेस है और ये मोर है, पता है ना, सबसे ज्यादा डेविएट ये होगा, सबसे कम डेविएट ये होगा। येलो लाइट डेविएट मोर देन द ब्लू लाइट, ब्लू कहाँ है, यहाँ, येलो यहाँ है, जी भाई ये तो लेस होगा और ये कम, ये ज्यादा होगा, तो ये उल्टा लिखा है, ये भी नहीं होगा। वॉलेट लाइट डेविएट द लीस्ट, वॉलेट लाइट डेविएट लीस्ट करेगा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोस्ट होता है। चौथा क्या है, ग्रीन लाइट डेविएट मोर देन द ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट डेविएट मोर देन द ऑरेंज लाइट, क्योंकि ये ऊपर है तो कम डेविएट होगा, ये ज्यादा डेविएट होता है। अपना आंसर कौन सा हुआ, अपना आंसर कौन सा बच्चों, ये वाला, ठीक है। अपना आंसर कौन सा हुआ, ग्रीन लाइट डेविएट मोर देन द ऑरेंज लाइट। ये भी कब आया, 25 में आया, 24 में आया, 23 में आया, 3 साल से लगातार आ रहा है क्वेश्चन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं, अगर आपने टॉपिक को क्लियर किया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन तो कैसे भी क्वेश्चन हो अपने से हो जाएगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन भी कैसे भी हो अपने से हो जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कि व्हाई इज कॉज ऑफ डिस्पर्जन, आखिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2024 में। समझो कि भाई डिस्पर्जन समझ में तो आ गया ना आपको, डिस्पर्जन होता क्या मालूम पड़ गया ना, ठीक है। देखो एक बार समझ भी लेंगे हम। अब क्या है, अ प्रिज्म बेंड अ रे ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड्स टू द डिफरेंट एंगल्स फॉर वॉलेट लाइट, ये दिस सेपरेट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है, देखो बेसिकली क्या है, व्हाइट जो कलर लाइट है ना, उसके अंदर 7 कलर छुपा हुआ है। जब वो प्रिज्म के अंदर जा रहा है, क्योंकि प्रिज्म का एक अलग मीडियम है, एक अलग क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो ना, कि ऐसा नंबर जो हमें बताता है लाइट कितना बेंड होगा, जो कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है। तो लाइट व्हाइट लाइट से आ रही है, मतलब अपना एयर से लाइट व्हाइट लाइट आ रही है, और प्रिज्म में जब भी एंटर करेगा तो क्या होगा, वो स्प्लिट होगा भाई, क्योंकि अंदर अलग अलग लेयर्स बने हैं, और जब अलग अलग लेयर्स बनेंगे तो लाइट क्या है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अलग अलग लाइट की अलग अलग फोकल लेंथ होती है। सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। व्हाइट लाइट आ रही है, उसके अंदर 7 कलर हैं, 7 कलर का अलग अलग फोकल लेंथ है, और जब फोकल लेंथ अलग है तो क्या होगा कि जब अलग अलग मीडियम आएगा तो क्या होगा, ये लाइट सेपरेट होगी, और यही कारण है डिस्पर्जन का। क्या तो सबसे बड़ा कारण आप बता सकते हो कि भाई ये क्या है, लाइट प्रिज्म से पास होती है, और प्रिज्म के अंदर अलग अलग एंगल होने की वजह से लाइट क्या अपने आप को स्प्लिट करता है, ठीक है, अलग अलग कलर्स के अंदर। क्लियर है, ठीक है। अब न्यूटन ने एक चीज सोची, न्यूटन भाई यहाँ भी थे, न्यूटन 9th में नहीं थे, न्यूटन 10th में भी हैं, 11th में भी हैं, 12th में भी हैं। न्यूटन बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। अगर किसी को लगता हो कि एप्पल उनके सर पे गिरना चाहिए था, तो भाई गिरा तो नहीं, अभी क्या ही कर सकते हैं ठीक है, तो गिरा तो नहीं, पर खैर। तो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन इंसान भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में। उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया है ना जो हम सोच नहीं सकते थे, ठीक है। हम आप तो बस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी जानते हैं हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे महान इंसानों में से थे जिन्होंने नई चीज़ खोज ली है। तो हम हमेशा, मैं तो प्रणाम करता हूँ उनको, ठीक है, आप भी प्रणाम करिए। चलिए, तो न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें समझना क्या है कि भाई न्यूटन ने एक चीज़ सोची कि अगर व्हाइट लाइट जाने पे 7 कलर में डिवाइड होता है, तो अगर हम उल्टा प्रिज्म रखें तो क्या ये कलर कन्वर्ट होकर 7 मतलब 7 कलर को अगर हम मिक्स करें क्या व्हाइट बनेगा? भाई जाहिर सी बात है ना कि अगर सफ़ेद कलर में व्हाइट कलर में 7 कलर बनते हैं, 7 कलर्स बनते हैं डिफरेंट कलर्स, तो अगर मैं 7 कलर्स को मर्ज करूँ, 7 कलर को मैं मर्ज करूँ तो क्या व्हाइट कलर बनेगा? वो हमें देखना है। तो उन्होंने देखा और चेक किया और उनको पता चला कि हाँ ऐसा होता है कि भाई जब भी व्हाइट लाइट यहाँ से,
ठीक है। जब भी व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही है और आने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब हम इस सातों कलर को, रेड से लेके वॉलेट सारे कलर को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो फिर से व्हाइट लाइट बन जाता है। तो इनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सही था, उनका थॉट बहुत सही था, उन्होंने जो सोचा था बिल्कुल सही बात सोची थी। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। तो उन्होंने ये बात फाइनल की कि हाँ भाई, ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलकर बना है। कितने कलर से? 7 कलर से मिलकर बना है। और द प्रिज्म इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस दीज कलर्स। और प्रिज्म के पास एक कोई प्रॉपर्टी नहीं है कलर को पैदा करने की, कलर को जनरेट नहीं कर रहा है प्रिज्म। व्हाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर है, ठीक है। इस व्हाइट लाइट के अंदर ही 7 कलर है जो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और काम बन जा रहा है। बोलो ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज क्वेश्चन 2025 और 2023 का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो, explain with the help of diagram, label diagram, an experimental arrangement to show the recombination of the spectrum of the white light। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा था, अभी हमने डिस्कस किया। इसी वजह से 25-23 का क्वेश्चन है जो न्यूटन बाबा ने बताया। किसने बताया? न्यूटन बाबा ने, हमारे प्यारे बाबा न्यूटन बाबा, ठीक है। सो न्यूटन बाबा ने बताया कि भाई ये लाइट, व्हाइट लाइट, प्रिज्म के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, व्हाइट लाइट जाता है, कितने कलर में डिवाइड होता है? 7 कलर्स में, ठीक है। ये अपना रेड पकड़ लो, ये अपना वॉलेट पकड़ लो, ठीक है, दिख रहा है ना? कर्सर बहुत मोटा तो नहीं ना, ठीक है। सो वॉलेट हो गया, ठीक है। और ये जब टकराने के बाद क्या वापस से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा, अभी इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे, काम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म द कलर्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो यहाँ पे अलग अलग एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, ठीक है। एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। आपको पूछा जा रहा है बताओ P और Q कौन कौन से कलर होंगे, P एंड Q कौन कौन से कलर होंगे। 4 ऑप्शन है, रेड एंड वॉलेट, वॉलेट एंड रेड, रेड एंड ब्लू और एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से, इसलिए मैंने इसको देखो कलर, इसका आंसर नहीं लिखा है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ये बहुत ईजी है बच्चा, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाला टॉपिक एक बार देखो कि व्हाइट लाइट कैसे कलर हो जाता है, कैसे एंगल्स डिवाइड होते हैं, किसका एंगल सबसे ज़्यादा है, किसका एंगल सबसे कम है। मैंने आपको बताया अभी, मोस्ट डिविएट कौन करता है? वॉलेट। लीस्ट डिविएट कौन करता है? रेड। तो उसके हिसाब से आप सेट करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन मैच करा लेना, आ जाएगा। तो कमेंट जरूर करना, इन्वॉल्व हो जाइए, मजा आ जाएगा। एक बार ट्रस्ट करके मानो बच्चों, एक बार ट्रस्ट कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके अच्छे मार्क्स मेरी दिला, साइंस में अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है, पक्का मैं दिला दूंगा। लेकिन आप बस एक बार ट्रस्ट कर लो मुझ पर। चलिए, तो एक बार इसको अपलोड करके कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हमारा आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन या वाई रेनबो इज फॉर्म्ड, ये सब चीज़ें, तो इसको समझते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बारिश का मौसम होता है बच्चों, तो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के अंदर भी स्टोर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर सारे पानी नीचे गिर गया है, कुछ पानी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो जब व्हाइट लाइट उस पानी के बूंद के अंदर से जाता है या टकराता है, तो कई बार वो पानी का बूंद कैसे बिहेव करता है? एज ए प्रिज्म बिहेव करता है। और जब वो प्रिज्म जैसा बिहेव करेगा और टकराने के बाद जब लाइट बाहर निकलेगी तो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी और इसकी वजह से आपको रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। इमेजिन करो, समझ में आ रही क्या बात बता रहा हूँ? जैसे मानो ये पानी की बूंद है, लाइट ऐसे आई, टकराई, क्योंकि अब इमेजिन भाई प्रिज्म में क्या था, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा था, एक बार यहाँ, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, ऐसे ही यहाँ भी बार गया अंदर, टकराया, एक बार अंदर रिफ्रैक्ट हुआ, फिर बाहर आया। तो टकराने के बाद जब बाहर आता है बच्चों तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो सिमिलरली जो प्रिज्म था वो आर्टिफिशियल है और जो ड्रॉपलेट है वो है नेचुरल टाइप का प्रिज्म। आप प्रिज्म बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट वो नेचुरल प्रिज्म है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। डायग्राम में लाइट रे क्या है? लाइट रे ऐसे आ रही है। लाइट रे आने के बाद यहाँ पे कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कलर ऐसे 7 कलर्स में निकला, ये 7 कलर्स में निकला, ठीक है। कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर, PYB, GY, O और R, ठीक, विबग्योर में जा रहा है। क्लियर है? सो समझते हैं। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। बारिश होने के बाद ये पॉसिबिलिटी बनती है। इट इज फॉर्म बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट ऑफ बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स विच एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, जो कि मैं आपको बता दिया पहले ही। फिर आगे क्या है? अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। ये काफी इंपॉर्टेंट MCQ में आ सकता है कि जो रेनबो फॉर्म होता है बच्चों हमेशा सन के अपोजिट बनेगा। अब इमेजिन करो कि ये पानी की बूंद है, भाई सन ऐसे आएगा तभी तो इधर बनेगा, रिफ्लेक्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। रेनबो कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द सनी डेज एंड इट विल लुक लाइक अ स्काई थ्रू वाटर फॉलो थ्रू वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड। तो कई बार सनी डेज में भी देखने को
मिल जाता है। ठीक, अभी कंडीशन क्या क्या है बच्चों? तो कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ रेनबो एयर इन प्रेजेंस ऑफ रेन ड्रॉप इन एयर। सबसे पहली चीज कि भाई रेनबो बनने के लिए हमारे एयर के अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स होना बहुत जरूरी है। अगर वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा तो प्रिज्म जैसा एक्ट कैसे करेगा? समझ हमारी बात? तो प्रिज्म जैसा बनने के लिए वाटर ड्रॉपलेट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? द सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के बिहाइंड में होना चाहिए। सन कैसा होना चाहिए? सन ऑब्जर्वर के बिहाइंड। और अब वहां पे देखने वाले के भी ऊपर भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। फिर क्या है? स्काई विथ रेन ड्रॉप शुड बी इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर। स्काई विथ रेन ड्रॉप, जो बारिश वाली बूंदे जहाँ पे है वो क्या है, हमारे आंखों की जस्ट सामने होनी चाहिए। ठीक है, इधर से लाइट आएगी, सामने बनेगा और हम इधर खड़े होने चाहिए। तो ऐसे जैसे मैं, मेरा कैमरा और पीछे कोई खड़ा हो, तो या पीछे से लाइट, आसन लाइट है, तो सामने से लाइट है, पीछे लाइट है, कैमरा है बीच में और मैं खड़ा हूँ, तो बीच में यहाँ पे क्या होगा? रेनबो फॉर्म होगा। तो इस तरह से कुछ रेनबो फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है अपने एग्जाम मतलब नोट्स के अंदर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से कि भाई ये डायग्राम बनाना है छोटा सा, और कुछ कुछ बातें आपको वहाँ पे एग्जाम में मेंशन कर देनी है, तो आपको अच्छे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। 2 मार्क्स के अंदर आता है मोस्टली ये कि एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन या एक्सप्लेन द रेनबो फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व है? तो भाई रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं, कैंसिल हो गया। रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, कैंसिल हो गया। यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग एंड टोटल, ये पार्ट भी नहीं होता, तो ये भी छोड़ दो। अब क्या बचा? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, डिस्पर्जन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, TIR भी होता है। ठीक है, अब TIR एक चीज समझा देता हूँ मैं आपको, TIR होता क्या है, थोड़ा सा जनरल समझ लो। ठीक है, TIR क्या है? पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार क्या होता है बच्चों कि लाइट जो है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, अपने डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी जनरल आप समझ लो कि पहले तो जो लाइट है ना, वो हमेशा कहाँ पे? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जानी चाहिए। पहली कंडीशन TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए लाइट बेटा ऐसे गई, यहाँ से होके गुजरती है, कई बार और इंसिडेंट करने पे लाइट यहाँ से गुजर जाती है। तो इस देखने को ये मिलता है कि नॉर्मली हम ये जो टॉपिक है ना, ये किसके अंदर होता है? रिफ्रैक्शन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रिफ्रैक्शन के अंदर। बट रिफ्रैक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्शन एक बार हो जाता है, उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट जाके टकरा के अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी, जबकि ये क्या होता है? मिरर नहीं होता। मिरर नहीं होने के बावजूद भी लाइट जब रिफ्लेक्ट कर जाए, उसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो अपना आंसर कौन सा हुआ? बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं आगे। असोसिएशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। असोसिएशन आपसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं होता है, तो उसको देखते हैं। द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, जो कि स्काई में होता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई, सही है। दूसरा क्या है? रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉप्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ओवरहेड तो गड़बड़ है, ओवरहेड नहीं होता बच्चों, ओवरहेड नहीं होता, अपोजिट टू द ऑब्जर्वर होता है। ओवरहेड यहाँ पे होगा तो कैसे इमेज बनेगी? सामने होगा, ऑब्जर्वर के अपोजिट में होगा तभी क्या होगा? इमेज बनेगा। तो ये वाली बातें गलत थी, इसलिए हमारा ए क्या है? ट्रू है, बट आर इज फॉल्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको समझते रहो फटाफट। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट फ्रॉम स्टार्स, द सन और द मून enters the earth's surface. The atmosphere acts like a series of transparent layers of varying density. When the light travels on the rarer lenser, ठीक है, अब इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से, नहीं तो आपको लिखने के लिए, एग्जाम के लिखने के लिए बताएंगे। डायग्राम को देखो थोड़ा एक बार। अब बच्चों क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे मिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ लेयर्स है। भाई ऐसे नॉर्मल आपको भी बताओगे, ट्रोपोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, देयर आर लॉट्स ऑफ स्फेयर्स, लेयर्स हैं अलग अलग एटमॉस्फेयर। बट इनके लेयर के अंदर भी बहुत सारे लेयर्स हैं और सबकी डेंसिटी अलग अलग है। भाई लेयर्स हैं और सबकी डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। डेंसिटी का मतलब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब क्या होगा? लाइट जब जब अंदर आ रहा है तो बेंड हो रहा है। भाई लाइट जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आता है, अब इमेजिन करो एटमॉस्फेयर एक डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धुआं है, स्मोक है, ठीक है, पॉल्यूशंस है, बहुत सारा, बहुत कुछ है।
तो क्या होगा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आता है ना, तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल तरफ क्या होता है, बेंड होता है। तो एक्चुअली में आपको क्या है कि मान लो कि अगर कोई स्टार यहाँ पे है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये, मानो कोई स्टार आपको यहाँ है, बट आपको स्टार एक्चुअली में विजिबल कहाँ है, इधर है। तो ये स्टार ऐसे होके ऐसे दिखता है, हमें दिखता क्या है कि स्टार यहाँ है, बट स्टार एक्चुअली वहाँ नहीं होके उधर होता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो ये जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये स्टार है तो यहाँ पे, लेकिन हमें दिखाई यहाँ देता है। तो एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि दूर होने की वजह से स्टार बहुत दूर है, और जब बहुत दूर है तो क्या हो रहा है कि ये अलग अलग लेयर्स आती है और हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए आपको बच्चों ये ट्विंकलिंग करती दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इतना दूर है कि लाइट एक बार आती है, फिर कट जाती है, फिर आती है, फिर कट जाती है। जबकि ऐसा देखा जाए तो हमारा जो स्टार्स होता है ना, उसके पास एक फिक्स्ड लाइट है, जैसे अपना ट्यूब लाइट है, जैसे अपने बल्ब होते हैं, लेकिन वो चमकता है ऐसा, ट्विंकल ट्विंकल आता है। क्यों आता है? क्योंकि डिफरेंट लेयर की वजह से। अगर इस ट्यूबलाइट को भी अगर आप उस लेयर तक पहुंचा दो और आप नीचे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये चमकता चमकता दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। बोलो क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आई बात कि क्यों हो रहा है ऐसा? स्पेस है ये, यहाँ पे स्टार है, लेकिन स्टार क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा, स्टार हमें दिखता है यहाँ पे, बट एक्चुअली में वहाँ नहीं, कहीं और होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आप नोट कर लेना, इसको एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आता है कि अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। अब मुझे बताओ, अपरेंट का मतलब जानते हो? अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ। अपरेंट का मतलब होता है कि जो हमें ऑब्जर्व हो, और रियल का मतलब होता है जो एक्चुअली हो। जैसे कभी आप स्विमिंग पूल में जाओ, ठीक है, और उसमें कॉइन फेंको, आपको कॉइन क्या दिखेगा? आपको कॉइन ऊपर ऊपर दिखाई देगा, जबकि एक्चुअली में वो कॉइन ऊपर नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में कॉइन ऊपर नहीं है। जैसे अगर आप कहीं वाटरफॉल के पास जाओ तो वहाँ पे ऐसा लिखा, एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है वहाँ के गवर्नमेंट का कि भाई ये पानी जो आपको गहराई, जो आपको डेप्थ दिखाई दे रहा है वाटर का, वो उस डेप्थ से ज़्यादा वाटर है इसमें। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि अंदर जो पत्थर हैं आपको लग रहे हैं ये पत्थर यही तो है, लेकिन जैसे आप पाँव रखने जाओगे पता चला आप बहुत गहरा है, आप अंदर चले जाओगे और आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपरेंट का मतलब होता है जो हमें ऑब्जर्व हो, जो हमें विजिबल हो। तो अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स हम देखते हैं। तो अब देखो, इस डायग्राम से समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको कि देखो ये हमारा स्टार है, ठीक है, ट्रू पोजीशन। स्टार का जो ट्रू पोजीशन है वो ये है, स्टार का जो रियल पोजीशन है वो ये है। बट क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर खड़ा है जो यहाँ पे, उसको क्या दिख रहा है? स्टार यहाँ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट चलती है। लाइट क्या चलती है? लाइट तो हमेशा स्ट्रेट चलती है। तो जबकि बटकी मतलब कहने की बात ये है, कहने की बात क्या है कि लाइट एक्चुअली होना यहाँ, मतलब स्टार यहाँ था, लेकिन हमें दिखाई यहाँ दे रहा है। तो इसको बोलते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, देखो, एटमॉस्फेयर हैज मेनी ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर द डेंसर लेयर नियर द आई अर्थ। लाइट रेयर मीडियम जो डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या होगा? इट विल बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो फिर क्या है, आवर आई ट्रेसेस द बेंड रे बैक इन द स्ट्रेट लाइन, सो वी सी द स्टार एट पोजीशन स्लाइटली हायर देन द ट्रू पोजीशन। तो ट्रू पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर हमें चीज़ें ऑब्जर्व होती है। तो एग्जाम में आपको दिमाग में रखना है कि जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है उससे थोड़ा सा हायर हमें क्या है, चीज़ें दिखाई देती है। तो जब भी आप जाओ, आज रात को बैठ के तारे देखना एक बार, घर वाले पूछे बोले क्या कर रहा है, बोले अभिषेक सर ने पढ़ाया था ना, तो भाई मैं देख रहा हूँ कि क्या सर ने सही पढ़ाया था कि नहीं। तो आप देखना बच्चों कि स्टार अगर यहाँ पे है, स्टार अगर यहाँ पे है तो थोड़ा सा नीचे उसकी एक्चुअल पोजीशन होगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा सा नीचे उसकी एक्चुअल पोजीशन होगी। जिसी को बोलते हैं अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। मतलब हमें जो दिख रहा है एक्चुअली वो है नहीं है, कुछ और होता है स्टार्स के साथ। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना आता है एडवांस सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो अब ये तो आपको पता ही होगा, एक छोटी सी बात है कि सन इज विजिबल 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज और एक्स्ट्रा एक्चुअल सनसेट। तो जब सनराइज आपको दिख रहा है ना, तो एक्चुअली में सनराइज तब हुआ ही नहीं है, उसके 2 मिनट बाद होता है। ठीक है, और जो सनसेट हो रहा है एक्चुअली में, जो सनसेट हुआ उसके 2 मिनट बाद सनसेट हुआ। समझ में आई बात? फिर से बताता हूँ कि जब सनराइज हो रहा है, आपको लगा सनराइज हो चुका है, लेकिन उसके 2 मिनट के बाद सनराइज होने वाला है। और जो सनसेट है, आपको लगा सनसेट हो चुका है, लेकिन उसके 2 मिनट के बाद सनसेट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है, आप डायग्राम देख सकते हो, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है। क्लियर है? सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के ऊपर। स्टार्स का चमकना मैं आपको अभी ही एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई ड्यू टू डिफरेंट मीडियम्स, एक मीडियम नहीं है बच्चा, देयर आर लॉट्स ऑफ मीडियम। आप यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे स्टार है, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ पे हंसते हुए गाते हुए यहाँ खड़े हो, हाँ ऐसे करते हो। ठीक है, तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, बहुत सारी लेयर्स हैं।
और इन सभी लेयर्स में से जब लाइट गुजरती है तो बहुत बार बेंड होता है, बहुत बार, जबकि एक्चुअल पोजीशन क्या है हमें पता चलेगी ही नहीं, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन। और इसीलिए क्या है, ये चमकता रहता है, शाइनिंग करता रहता है, टिम 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 टिम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हाँ, पढ़ा है ना आपने बचपन में, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर अगर ऐसा है तो प्लैनेट्स लाइट क्यों नहीं करते? भाई प्लैनेट का लाइट, प्लैनेट्स भी तो हैं दूर, तो प्लैनेट्स लाइट क्यों नहीं करते? तो बच्चों प्लैनेट जो होते हैं ना, उनके पास लाइट तो होती है, लेकिन प्लैनेट स्टार से कंपेयर में बहुत नज़दीक होते हैं। जो स्टार्स होते हैं बच्चों बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, पर जो प्लैनेट है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। समझ हमारी बात, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के पास में है प्लैनेट्स, लेकिन जो स्टार्स दे आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द प्लैनेट्स। दैट्स वाई प्लैनेट्स ट्विंकल करते हैं लेकिन स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल करते नहीं। यहाँ मैंने नोट कर लिख दिया है मैंने कि planets are near to the earth as compared to the stars and therefore they are not twinkling, बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये सब बेटा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सो समझ लो, एग्जाम में आते हैं सब, कि कभी आ गया 1-2 नंबर में, ठीक है। तो ट्विंकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ व्हेन इट्स टाइनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट, पाउडर और ड्रॉपलेट्स एंड मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एनी मीडियम कॉजिंग इट स्प्रेड इनटू द वन डायरेक्शन। अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे घर में लाइट आ रहा है, ठीक है, मान लो रोशनदान, जानते हो रोशनदान, सुना है? जैसे मान लो आप कभी घूमने जाओ, जैसे जयपुर घूम रहे हो आप, ठीक है, जयपुर घूम रहे हो, उदयपुर घूम रहे हो, कहीं घूम रहे हो आप, जो बड़े बड़े किले होते थे राजा महाराजा के, वहाँ पे देखो छोटे छोटे स्पेस बने होते थे, खुले स्पेस, जहाँ से सनलाइट आ सकती थी, उसको बोलते हैं रोशनदान, ठीक है। तो जो सनलाइट आती थी अंदर, तो सनलाइट जब अंदर आ रही है तो एयर के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। एयर के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं। जब उसे टकरा रहा था तो लाइट अपना क्या कर रहा था, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता था, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो क्या बोलते हैं हम? स्कैटरिंग। लाइट का अपने ही पाथ से स्कैटर हो जाना, अपने ही पाथ से डेविएट हो जाना, डाइवर्ज हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसी से बनता हुआ एक टॉपिक, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? चंडाल इफेक्ट नहीं, कौन सा? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? तो देखो, इसको तो आपने आपके घर में सबने देखा होगा। कैसे समझाता हूँ मैं। मान लो आप घर में बैठे हो, ठीक है, और कहीं से थोड़ा सा अपर्चर, मान लो आपका घर है ये, ठीक है, इस घर में थोड़ा सा यहाँ कहीं होल है, ठीक है, होल कैसे भी हो सकता है भाई, खिड़की हो सकती है, रोशनदान हो सकता है, या ऊपर थोड़ा बहुत कहीं खुल गया हो, टूट गया हो, कहीं से एक लाइट आ रही है। जब बेटा लाइट आती है ना इसके अंदर, तो अंदर जब लाइट आ रही है, जैसे आपको यहाँ पे सारे पार्टिकल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं आपको? डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। कभी आप ऑब्जर्व करना, अगर आपने नहीं कभी ऑब्जर्व किया आप ऑब्जर्व करना कि लाइट जो डस्ट पार्टिकल है ना, सब आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उड़ते उड़ते, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कि मतलब लाइट का इफेक्ट, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमें पार्टिकल विजिबल, जो इतने छोटे पार्टिकल हैं जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं हो सकते थे, वो भी हमें क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो क्या है? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द साइज द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल इज वेरी स्मॉल टू बी इंडिविजुअल सीन विद द नेकेड आइज, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट इन एयर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, हमें चीजें दिखाई देते हैं ड्यू टू दैट लाइट, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। याद रहेगा, टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है बच्चा? द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक, देखो क्या है, ये टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। तो डिपेंड किस वे करता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, ठीक है। कौन कौन से कलर स्कैटर ज्यादा करते हैं, कौन कौन से स्कैटर कम करते हैं? तो देखो इसको समझो कि वेरी स्मॉल पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर करते हैं कौन से? ब्लू लाइट को। दूसरा क्या है? वेरी लार्ज पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर ऑफ इक्वली, और द रेड लाइट हैज ए वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो अब क्या है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो कम स्कैटर करेगा, जिसका वेवलेंथ कम उसको वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। और जो रेड लाइट होता है बच्चा, वो होता है 1.8 टाइम्स किसके? ब्लू कलर के, ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो इसलिए क्या है, रेड लाइट कम स्कैटर करेगा और ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करेगा। और ये भी एक रीजन है कि इसलिए हम क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होता है वहाँ पर रेड लाइट ज़्यादा यूज करते हैं, या डेंजर में रेड लाइट ज़्यादा यूज करते हैं। क्या कारण है? यही, क्योंकि स्कैटर भी कम हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट passes through
क्या दिया है, आवर रीजन हैव वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल से जब लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, द कलर लाइट मेनली स्कैटर इन द रीजन, कौन कौन से कलर रीजन होगा, तो ज़्यादातर कहाँ पे स्कैटर होगा बच्चों, ब्लू कलर में, ठीक है, ज़्यादातर कहाँ स्कैटर होगा, ब्लू कलर में, क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट आता है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है कि भाई क्यों ब्लू कलर का स्काई होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर का रीजन क्या है, तो देखो द मॉलिक्यूल ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव वेरी स्मॉल साइज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। अब देखो लाइट सबसे ज़्यादा वही स्कैटर करेगा जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, ठीक है, मैं आपको कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ कि क्योंकि विब्ग्योर भाई वाइट लाइट के अंदर कितने कलर हैं, 7 कलर हैं, सबसे कम स्कैटर कौन कर रहा है, रेड, सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन कर रहा है, ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मतलब विब्ग्योर के हिसाब से वॉलेट होना चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है बच्चों वो होता है ब्लू कलर, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है। तो ब्लू कलर को स्कैटर करने की वजह से हमें जो हमारा आसमान है, जो हमारा पानी है, जो बड़े अमाउंट का वाटर है, जैसे समुद्र हो गया, ठीक है, नीला आसमान बोलते हैं, नीला आसमान, ठीक है, खारा समंदर, खारा नहीं है, खारा के साथ साथ नीला भी है, तो खारा समंदर नहीं, नीला समंदर और नीला आसमान, जो नीला है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि उस कलर के अंदर, उस जो व्हाइट कलर है लाइट की, उसके अंदर 7 कलर है, और 7 कलर में जो सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ फैलाता है, जो सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, वो किसका होता है, ब्लू कलर का। इसके वजह से क्या होता है बच्चा कि ये ही स्कैटर होता है सबसे ज़्यादा और हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आगे देखो, स्कैटरिंग इज मोर फॉर द ब्लू कलर, शॉर्टर वेवलेंथ और फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल देन द रेड कलर। रेड कलर में इतना स्कैटर नहीं होता जितना ब्लू कलर में होता है। दस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई एंड स्काई अपीयर्स ब्लू, और यही हमारे आंखों के अंदर जाता है स्कैटर्ड कलर, और हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का आसमान दिखता है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि रियलिटी में हम सभी ह्यूमन बींग्स को पता ही नहीं है किस ऑब्जेक्ट का क्या कलर है। समझ आ रही है, बोलो कैसे, बहुत मजे की बात है ना, सोचने की बात है कि भाई हमें पता ही नहीं है। आप टी शर्ट पहने हो, मैं टी शर्ट पहना हूँ, ये नियॉन प्लस ब्लैक कलर का, ये मुझे दिख रहा है इसलिए ऐसा पता चल रहा, पता नहीं कौन से कलर का है, किसको मालूम कौन से कलर का है। ये बोर्ड में जो चीज़ें लिखी हैं वो कुछ अलग अलग कलर की दिख रही हैं, पर पता नहीं कौन सी कलर की है। जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है वही कलर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये नेचर हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है, ये मतलब नेचर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। जब से हमें पता ही नहीं कौन सा कलर क्या है, जो वो रिफ्लेक्ट कर देगा वो हमें दिखाई देगा, वो चाहे रेड हो, ब्लू हो, येलो हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, कोई भी कलर हो सकता है, व्यूअर का कोई भी कलर हो सकता है। नेचर अगर ये शॉर्ट वेवलेंथ में अगर चेंजेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, हमें पानी ब्लैक कलर का दिख सकता है, हमें पानी रेड कलर का दिख सकता है। हमारी बात तो ऐसे होता है बच्चों। तो ये मतलब आप सोचो नेचर से बड़ा कुछ नहीं, नेचर हमें कैसा बेवकूफ़ बना रहे थे, हमें कैसे हमारे ही मजे ले रहा है नेचर हमारे मजे ले रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा थैंक यू आप सभी को कि आप वीडियो देखने आए हैं यहाँ तक, और आप यहाँ तक अगर वीडियो को देखे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा ये वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ होगा। और ट्रस्ट मी, जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए, जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, दीज ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो। तो बच्चों टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं और अपने को फोड़ना है, ठीक है, फोड़ देना है अपने, क्योंकि हम वही लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, अपने पास टोटल 100 डेज बचे हैं, एंड वी आर टेकिंग द चैलेंजेस एंड वी आर एक्सेप्टिंग द चैलेंज। दैट्स वाई हमें करना है, पढ़ना है और अच्छे से फोड़ देना है, किसको, रिजल्ट को, अब आजू बाजू लोगों को नहीं फोड़ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।